पॉलिटिकल काम के लिए अभी बोलेगा कि बिहार का चुनाव है, चलो अभी तो अब में से 10-20 लोग 2-4 करोड़ रुपया लेके पहुंच जाएंगे वहां, फटाफट जमीन बेच देंगे, चाहे कुछ करेंगे, 2-4 करोड़ लेके पहुंच जाएंगे चुनाव लड़ने। रिसर्च, एकेडमिक डिस्कशंस, ये तो आपके बच्चे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पे कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मुझे आपको झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे ही लोग सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है, एमएलए बन के क्या करोगे जी? एमपी बन के क्या करोगे? टेल मी। इतने तो बैठे हुए यहाँ सामने, 131 बैठे हुए, दलित बैठे हुए, इतने ओबीसी बैठे हुए, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। वो जानता है कि आपको नौकरी शिक्षा से मतलब नहीं है, आपके जात का कोई किसी पार्टी में चला जाएगा, आप जाकर उसको वोट भी दोगे, पैसा भी दोगे, तो आप ही के चंदे से, आप ही के वोट से वो डंडा बन रहा है। आने वाली पीढ़ी में कह रहा हूं, अब देख लेना 10-15 साल आपके बच्चों के पीठ पे डंडे मारे जा रहे हैं। बाबा साहब ने एमएलए एमपी बनने के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला था 1956 में, एक सिलेबस तैयार किया था, 11 लेक्चर पूरा प्रिपेयर किया था कि जो एमएलए एमपी बनना चाहता है उसको क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसको लैंग्वेज आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। फांसी पे लटका दिया गया, कुछ लोग को जहर पीना पड़ा। लेकिन जो आरएसएस एजेंडा चला रहा है, बीजेपी चला रहा है, उस एजेंडे में मत फंसिए, क्रिटिकली सोचिए। वहां भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर जगह चाहिए, लेकिन जहां पे सबसे पहले लाखों लाख है ना, वहां पे भिड़िए। नहीं तो स्कूल के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अंबेडकर का नाम नहीं लीजिए, लोहिया का नाम नहीं लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बाबा साहब के नाम पर दुकान चलाने से बेहतर है बाबा साहब का नाम लेकर उनके नाम पे उल्टा काम मत करो। रखना, सच का आईना दिखाना हमारा काम है, चाहे सत्ताधीश या हुक्मरान कोई भी हो और कितने जालिम क्यों ना हो। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, और कुछ लोग ही काम करते हैं। बहरहाल बहुत सारी बात हुई, सूरज जी ने विस्तार से बताया कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं, सारे के सारे सरकार के चंगुल में है। बात सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं सूरज जी पढ़ाते हैं और दिल्ली में तकरीबन 35 साल हो गए, तो दिख रहा है कैसे संवैधानिक संस्थाएं, यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि तानाशाही कितना बड़ा क्यों न हो। लोहिया की एक लाइन है, जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तो उसकी शुरुआत वी द पीपल से हुई। वी द पीपल। रोस्टर पे अभी समझाएंगे, रोस्टर एक्सपर्ट हमारे पास सुधांशु साहब हैं, किधर गए? हाँ इधर हैं, वो समझाएंगे, लेकिन ओवरऑल फिलॉसफी पे हम बात करेंगे। उन्होंने वी द पीपल लिखी, कोई अल्लाह, राम, जीसस नहीं लिखा। तो वी द पीपल वही संकेत था, और उसी संविधान सभा के आखिरी भाषण में कि इसी लोकशाही से, जनतंत्र से तानाशाही के आने का खतरा है। अगर प्रचंड बहुमत हो तो यह खतरा और ज्यादा है। 25 नवंबर 1949 का भाषण है। तो वी द पीपल का मतलब था कि जब सत्ता अत्याचारी हो जाए तो सड़क पर उतरना, और संविधान में वो रास्ते बताए गए हैं आंदोलन करने के लिए, संगठन बनाने के लिए। तो संगठन तो लाखों करोड़ों भारत में हो गए, तो अब कितना 85-90% काउंट करते हैं ना, उससे ज्यादा संगठन होंगे यहाँ पे, आंदोलन नहीं है। और संगठन पैसा भी उगाते हैं बहुत सारे, ये हमको पता है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। तो इसी सरकार को 3 बार हराया भी गया है, अगर आपको याद हो। सरकार को झुकना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे SC/ST एक्ट पे, आंदोलन हुआ, सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। 2019 में रोस्टर का मसला था, उस सब में आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कह देना मेरी जरूरत है। रोस्टर का मसला था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर रिजेक्ट हो गया था। इसका मतलब है कि आपके बच्चे कभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनते, अब बनते भी तो 1,000 साल, 500 साल, 100 साल बाद बनते। सुधांशु साहब हैं, सूरज जी यहाँ पर हैं, हम हैं, सारे मीडिया के साथी हमारे यूट्यूबर हैं, कई दर्जनों साथी, हम लोग मिलकर इस आंदोलन को चलाए। 1.5 साल तैयारी हुई, भारत बंद कॉल हुआ, कुछ नेता भी यहीं पे प्रोग्राम हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव तमाम लोग आए थे। वो आंदोलन जीते और सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम
लागू होगा। कुछ हमारे नेता 5 मार्च का भारत बंद कॉल था, 5 मार्च को सरकार ने घोषणा कर दी कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। कुछ हमारे बड़े बड़े नेता जो है 6 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं कि हम रोस्टर आंदोलन का समर्थन करते हैं, जबकि ऑलरेडी हम लोग जीत चुके थे। लेकिन सवाल यह है, मैं नेता नहीं हूं तो इसलिए मुझे तो खड़ी खड़ी कहने की आदत है। नेता भी बन जाऊंगा तभी कहूंगा। नेता को कीटाणु काटा कि आपके घर पे जाके आपको दाल रोटी खिलाएगा, स्कॉलरशिप देगा और फेलोशिप देगा, नौकरी देगा, एजुकेशन देगा, उसको कीटाणु काटा हुआ है। सब अम्बेडकर थोड़े ही होते हैं। आखिर जब इतनी लड़ाई लड़के जब जीत ली गई तो एनएफएस क्यों हो रहा है? ये 80% और 83% का भी अनिल ने जो आंकड़ा दिया है, अभी अखबार में आया था अभी 2 दिन पहले, सीट क्यों खाली है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? हमारा पहला काम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, रिसर्च करना है, शोध करना है। यह सवाल अपने आप से पूछिए। हर दिन हम लोग मिलकर थोड़ी आपकी लड़ाई लड़ते जाएंगे। लाखों लाख नौकरियां हैं, लाख करोड़ों नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं? आपने कभी उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछी है? एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट आपका कब तक आपका ठेका लेकर घूमते रहेंगे? कौन आपकी मदद करेगा? फ्री में आरक्षण आया था, फ्री में जा रहा है। थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर कि वो लड़ के पूरा प्रावधान की। बताइए तो नॉर्थ इंडिया में कौन लड़ा है? आपके किसी भी प्रोग्राम में मैं इतने सारे डिबेट्स देखता हूं, कहीं वीपी सिंह का नाम पे चर्चा होती है, बीपी मंडल पे एकेडमिक रिसर्च हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, खाली रिचुअल करते हैं। कितना है? 85%। दिख तो नारा 5% दिख रहा है इधर। बीपी मंडल साहब पे सेमिनार, डिस्कशन, एकेडमिक सेमिनार, एजुकेशन पे सेमिनार कभी देखा है? वीपी सिंह पे हम लोग तो मिलते थे, बाद में हम सूरज जी लोग मिलते थे उनसे। जब 2006 में कई ओबीसी से हमने पूछा कि आपके सेमिनार में अर्जुन सिंह पे चर्चा क्यों नहीं होती है, तो उनका कहना था कि मुझे पता नहीं अर्जुन सिंह का क्या ये है। हमने जो आदमी आपके शिक्षा का द्वार खोल गया, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दे गया, उसको भी आप नहीं याद करते। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी 65% रिजर्वेशन हुआ था बिहार में, मैटर सब जुडिस होगा। आप सड़क पे दिखे अपने अधिकार के लिए? नहीं दिखे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंडिविजुअल बात करूंगा, खास तौर से मैं दलित समुदाय की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस समुदाय से आता हूं उसको बेहतर समझता हूं। इंडिविजुअल बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई हां, शिक्षा और रोजगार जरूरी है। बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही है, पेंशन खत्म कर दिया, शिक्षा महंगा कर दिया। लेकिन जब कलेक्टिव बात होगी तो कलेक्टिव बात में क्या होगी? नहीं, देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। पॉलिटिकल काम के लिए अभी बोलेगा कि बिहार का चुनाव है, चलो अभी तो आप में से 10-20 लोग 2-4 करोड़ रुपया लेकर पहुंच जाएंगे वहां पे। मजाक नहीं कह रहा मैं। फटाफट जमीन बेच देंगे, चाहे कुछ करेंगे, 2-4 करोड़ लेकर पहुंच जाएंगे चुनाव लड़ने। रिसर्च, एकेडमिक डिस्कशंस, ये तो आपके बच्चे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मुझे आपको झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे ही लोग सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है, तो हम क्या करें? मेरे पास गाहे बगैर 2-4 फोन आते हैं कि विदेश में एडमिशन हो गया है, क्राउड फंडिंग कर दीजिए। ये मेरा काम है, खास तौर से दलित सबको समझा रहा हूं।
EWS का 8 लाख है। अभी साहब बैठे हैं उधर, मुझे पता है क्या क्या हो रहा है। और दलित का फेलोशिप का जो इनकम कंडीशन है, पहले 1,80,000 था, उसका 2,40,000 हुआ, अब 3 लाख है। मतलब कि क्लास 4 PN का बच्चा भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता है, हुक्मरान बनेंगे। ये परेशानी इतनी हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIM इतने महंगे हो गए हैं कि आपके पहुंच के बाहर। कभी इस पे संवाद किया है ये 85% जमात? कभी नेता से मिला है? मैं तो मिला, इलेक्शन के पहले राहुल गांधी से मिला था, 7 पॉइंट सूत्र दिया था, जाकर देख लीजिए मैनिफेस्टो के पेज नंबर 26 पे सातों के सातों लिखा हुआ है। हम अपने लिए नहीं गए थे मांगने, हम मांगने गए थे कि हमारे 1,000 बच्चों को फेलोशिप मिलना चाहिए, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में सब फ्रीशिप होना चाहिए, ये एजेंडा डालने गए थे। लेकिन इस समाज में उसकी मांग ही नहीं है, डिमांड नहीं है। कोई आंदोलन मुझे बताइए इस बात को लेकर, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कोई ये 85% कोई आंदोलन मूवमेंट है? हम तो समझते हैं हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। घर से यहां आते 500 रुपए टैक्सी भी लगता है, 4 घंटा बर्बाद जाता है, जाने के बाद थक जाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ते भी नहीं। आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी। हमारे लोग उधर जाके अभी कुचल कुचल के मर रहे हैं ना। आप कल्चरल मूवमेंट चला रहे हैं, सिस्टम को पता है कि लोग यहां बैठ के 5-10 इंटेलेक्चुअल हल्ला उल्ला करेंगे। आपको इज्जत सम्मान जहां नहीं मिलता है वहां मत्था मारने क्यों जाते हो? स्वाभिमान नहीं है क्या? अभी उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, ये थोड़े कि किसी से छुपा हुआ है। तभी उस व्यवस्था का अंग बने रहना चाहते हो तो समस्या आप में है, उनमें नहीं है। आप में समस्या है, इसलिए मैं तो खड़ी खड़ी बात कह देता हूं। ना आपका चंदा लिया है, ना वोट लिया है, ना किसी दिन खाना खाया है। जिसका बुर्जुआजी, जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसका इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं होगा, रूलिंग एलीट नहीं होगा, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता है। ये पूरा दुनिया का इतिहास बता रहा है ना। ये रिपीटेडली हर सेमिनार में ये बात कही जा रही है। अभी यहां पे जो सवाल उठ रहा है, मैं थोड़ा सा कोलिजियम पे आज बोलूंगा, थोड़ी सी कमी उस दिन रह गई थी और तैयारी करके आया हूं। लाखों लाख नौकरियां हैं, ठेकेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, लाखों लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। अभी BA पास करके पैजामा सफेद पहन के, कुर्ता पहन के सबको टिकट के लिए लाइन में लगना है। तो MLA बन के क्या करोगे जी? MP बन के क्या करोगे? यू टेल मी। इतने तो बैठे हुए यहां सामने, 131 बैठे हुए, दलित बैठे हुए, इतने OBC बैठे हुए, OBC प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? वो जानता है कि आपको नौकरी शिक्षा से मतलब नहीं। आपके जात का कोई किसी पार्टी में चला जाएगा, आप जाकर उसको वोट भी दोगे, पैसा भी दोगे, तो आप ही के चंदे से, आप ही के वोट से वो डंडा बन रहा है। और आपके बच्चों, आने वाली पीढ़ी में कह रहा हूं, आप देख लेना 10-15 साल, आपके बच्चों के पीठ पे डंडे मारे जा रहे हैं। कभी फी स्ट्रक्चर देखा है IIT का, मेडिकल कॉलेजेस का? एग्जाम कितना टफ कर दिया है, उसमें भी नीट में हेरा फेरी है, IAS के एग्जाम में हेरा फेरी। एग्जाम इतना टफ अंग्रेजीदा कर दिया है कि जिस गांव से मैं पढ़ के आया हूं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि उस गांव का बच्चा अब आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। ये नहीं समझ में आ रही। और रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लोगों कीटाणु काट लेता है खाली नेता ही बनने का। बाबा साहब ने MLA MP बनने के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला था 1956 में, एक सिलेबस तैयार किया था, 11 लेक्चर पूरा प्रिपेयर किया था कि जो MLA MP बनना चाहता है उसको क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसको लैंग्वेज आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। कोई विमर्श नहीं है इस समाज में।
और ये हम लोग तो सेमिनार, अनिल साहब कहाँ चले गए इधर, ये सब सेमिनार वमिनार कर रहे हैं ना, इधर कोई दिलचस्पी नहीं पूरे इस समाज में। भाई ओबीसी में जिनके हैं वो पालकी भी ढो रहे हैं थोड़ा, है ना, ज्यादा पालकी, दलित भी पालकी ढो रहा है, और थोड़ा जमीन है आपके पास, आपको तो लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब अखिलेश यादव का अपमान हो सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी पालकी ढो रहा है वो हर समय पालकी में बैठ के चलेगा और आपके कंधे पे पालकी रहेगा। मर्सिडीज का जमाना है, मर्सिडीज में चलने की आदत डालो। अब टाइम हो गया तो छोड़ दूं, थोड़ा सा मुझे कॉलेजियम पे बोलना है। देखिए कॉलेजियम पे बहुत चर्चा हो रही है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं टोटल नंबर 1155 के आसपास है, और बगैर रिसर्च के बहुत ही अनगाइडेड मिसाइल की तरह चर्चा हो रही है। तो हर साल 15-20 जजेस रिटायर होते होंगे, 20, 25, 30 हर साल। अब सरकार तो चाहती है कि जैसे यूपीएससी है तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, है ना। मेरी थोड़ी सी असहमति है। कॉलेजियम होने के बावजूद कॉलेजियम में और सरकार में अंडरस्टैंडिंग है भी, मैं कह रहा हूं आपको, यह नहीं है कि खाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड कर रहा है और तब तक वहां से पास नहीं हो रहा है जब तक कि दो हमारे भी ना। यह खेला तो नहीं पता होगा। तब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है कि जब तक उनके इच्छा के भी जज उसमें नहीं आए। तो किस किस तरह का जजमेंट आ रहा है नहीं देख रहे हैं। भावनाओं से लिखा जा रहा है ऑर्डर बाबरी मस्जिद पे, भावनाओं से। और इसके अलावा भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे। पहले था बंद लिफाफा न्याय, है ना, बंद लिफाफा न्याय सील्ड। अब आ गया है मौखिक न्याय, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, लिखित ऑर्डर नहीं आ रहा है। मैंने कुछ संविधान का कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसका थोड़ा सा अध्ययन मैंने किया है। 1155 जजेस हैं भारत में, 33 सुप्रीम कोर्ट में और 1122 हाई कोर्ट में। सवाल मेरा पहला यह है कि कॉलेजियम सिस्टम इतना लिमिटेड और इतना सीक्रेट क्यों है। आप ही से निकला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जरा उसका जो है ना सिस्टम देख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि वहां पे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, यह जितने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका रिकमेंडेशन करता है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उसके चीफ जस्टिस होते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल द्वारा नॉमिनेटेड एक वकील, कौन, बार काउंसिल से नॉमिनेटेड एक वकील, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट्री कमिटी से भी स्क्रूटनी होती है। ये हमारे बगल में जो ये गरीब मुल्क है उसके जुडिशियल सिस्टम को देखिए। आजकल नेट का जमाना है, कहीं ढूंढेंगे मिल जाएगा। ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी है वो क्या करता है कि जो जुडिशियल कमीशन है वो जो रिकमेंडेशन करता है उसकी समीक्षा करता है, और इसके बाद नेशनल असेंबली को नॉमिनेट रिकमेंड करता है, जिसमें सीनेट के सभी सदस्य होती है। समिति वहां पर किसी भी नाम को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसका कारण उसको रिटन कारण देना पड़ता है। क्यों? अब प्रक्रिया क्या है ये मैंने तो बता दिया। न्यायिक आयोग, संसदीय समिति, और जो हाई कोर्ट्स के जज होते हैं सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही प्रोसीजर है। तो वहां भी कार्यकाल 65 और 62 है, जैसे कि यहां पे है। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है?
एक पूरा प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता। आप एक बात बताओ, जजेस पे जब महाभियोग लगता है तो कहां पास होता है, कहां लाया जाता है? पार्लियामेंट में। तो हटाने का काम पार्लियामेंट करेगा, और नियुक्ति के काम में पार्लियामेंट की कोई भूमिका नहीं है। क्या लीला है भाई? अरे वहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बात उसमें डिस्कशन होगा, सब कुछ देखा जाएगा, वहां डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा। तो हटाने का काम संसद का, जजेस लगाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। अब आइए जरा दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, जहां से हमने पूरा अपना प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, पॉलिटिकल प्रोसीजर जहां से लिया है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वहां पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वहां भी है, कई तरह के कोर्ट्स होते हैं, नहीं जाऊंगा उसमें। और उसके प्रोसेस क्या है? जो वैकेंट पोजीशंस होते हैं उसको एडवर्टाइज करना है पहले। यहां सब सीक्रेट होता है। अरे भाई, हमारे कुछ जज बन भी जाएंगे तो अभी तो देखा है ना, उनके ऊपर महाभियोग लंबित। शेखर यादव नाम है ना। संविधान का कस्टोडियन जज चाहिए कि जिस इसके तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसे जज चाहिए। तो वहां जो है पहले तो वेबसाइट पे डालते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग होती है, उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसके एक्सपीरियंस, आचरण, उसके चरित्र सबका मूल्यांकन करता है। और इंटरव्यू होता है बकायदा। इंटरव्यू और मूल्यांकन के बाद जो कमीशन है वो रिकमेंड करता है, फिर लॉर्ड चांसलर की स्वीकृति होती है, और उसके बाद राजा या रानी द्वारा औपचारिक घोषणा होती है। ये तो हो गया लंदन। अब जहां के साहब बार बार कह रहे हैं कि 21 बार मैंने समझौता, क्या कितनी बार बोले हैं कि मैंने समझौता करवाया है? 26 बार। रोज अभी बढ़ते जाएगा नंबर। तो वहां के भी तो संविधान, वहां भी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ये भी तो थोड़ा पता कर लें। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जाके नेट पे सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। वहां तो कई जगह चुनाव होता है, और वाकई कांग्रेस सीनेट में पूरा डिबेट होता है, बहस होता है, और पूरे प्रोसीजर है। तो सब में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। कि कई तरह के कोर्ट्स हैं वहां, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स ऑफ अपील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन। राष्ट्रपति कानूनी विशेषज्ञों, सलाहकारों और सीनेटरों, विशेषकर उसी राज्य से, उससे परामर्श करते हैं, नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। एफबीआई द्वारा पृष्ठभूमि की जांच करती है, यहां भी आईबी करती है। आपको तो पता है साहब, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईबी की जांच होती है। उसके बाद सीनेट जो है, सीनेट के जुडिशियल कमेटी में सुनवाई होती है, और वहां उस कैंडिडेट को पेश होना पड़ता है। उससे कानूनी दृष्टिकोण, पूर्व के निर्णयों और राजनीतिक विचारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकायदा इंटरव्यू होता है। यहां तो अभी खन्ना साहब इंटरैक्शन शुरू किए हैं, इंटरैक्शन शुरू किए। पूरे सीनेट में मतदान होता है, और उस व्यक्ति को या तो अपॉइंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। 51 एक वोट से जीत हार हो सकती है। वोट बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्णायक वोट, जिस क्रूशियल वोट होता है। वहां जज रिटायर नहीं होते, इसलिए इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई आपका जो कोलिजियम सिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज, ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। आप किसी हाई कोर्ट में 3 जजेस ही क्यों बनाएंगे कोलिजियम, और नाम रिकमेंड क्यों करेंगे? सब हाई कोर्ट में जो है लोअर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अलग कमीशन है, जैसे बिहार में है,
तो बीपीएससी का काम खाली एडवर्टाइज करना है, पूरा काम कोर्ट्स देखती है, हाई कोर्ट के जज के नियंत्रण में, वहां एक रजिस्ट्रार बैठता है और रिजल्ट बना के बीपीएससी को देता है, तो बीपीएससी उसको पब्लिश करती है। तो जब लोअर जुडिशरी के लिए हो सकता है तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्यों नहीं हो सकता है? आप एक रजिस्ट्रार वहां बैठाओ, एप्लीकेशन मंगवाओ, उसको ट्रांसपेरेंट करो और सारे जजेस को दो, सब लोग अपना अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, बार काउंसिल को और बार एसोसिएशन को इन्वॉल्व करो। इसमें तो आप चर्चा नहीं सुने होंगे अभी। जहां लाखों लाखों नौकरियां हैं वहां भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। और आपको कहां पूरे आंकड़ा मैंने दे दिया 1155 जजेस है। वहां भी ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है ऐसा, सारे जजेस उसको स्क्रूटनी करें और पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डालें। अभी तो बहुत सारे जज का प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी नहीं है शायद। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब जितना ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटाइज होगा, भागीदारी सुनिश्चित होगी, हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर, जैसे यूपीएससी है ना, तो अभी भी अंडरस्टैंडिंग है कॉलेजियम में और सरकार में अभी भी है। अभी 2-2 होता है, जब वो बन जाएगा तो 3 होगा, पूरा सरकार ही कंट्रोल में ले लेगी फिर। तो आप उसमें भागीदारी की बात करो, लेकिन कम से कम कुछ संस्थाओं को, चुनाव आयोग का क्या हल हो चुका है, कोर्ट्स का भी आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं, देखिए हमारा काम तो वही है ना, क्या क्रिटिकल एनालिसिस करना। 20-25 जजेस का अपॉइंटमेंट होना, 30 जजेस का कितना नेशनल एग्जाम होगा, जरा सोच के देखिए, किस उम्र में होगा, क्या कंडीशन होगा। हम ये चाहते हैं कि आप जुडिशरी जो है ना, डेमोक्रेटाइज हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो भी SC ST OBC से जो काबिल लोग हैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। यही बात है ना। नहीं तो सरकारी नियंत्रण में आने के बाद अभी जितने बड़े बड़े अफसर लोग को देख रहे हैं, IAS IPS जजेस के भी देख रहे हैं, सब कंट्रोल में है। सैकड़ों सांसद हैं, हजारों ब्यूरोक्रेट हैं, तो आप पे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? एक FIR नहीं लिखा जा रहा है थाने में, कूटा जा रहा है थाने में पकड़ पकड़ के। इस सब का इलाज डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो जुडिशियरी को भी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, डेमोक्रेटाइज होने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों नहीं जाएगा? पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड करे तो वहां जब जनप्रतिनिधि होंगे तो उन पर दबाव भी रहेगा कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका खामियाजा ना हमको भुगतना पड़ सकता है। भाई बहुत लोग को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ लोग को जहर पीना पड़ा, लेकिन जो RSS एजेंडा चला रहा है, बीजेपी चला रहा है, उस एजेंडे में मत फंसिए, क्रिटिकली सोचिए। अभी तो एक आध जगह हो सकता है कि न्याय की उम्मीद भी हो, लेकिन सरकारी हम जानते नहीं वाइस चांसलर कैसे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस के हेड कैसे काम कर रहे हैं। कोई 1 दिन 2 दिन की तो नौकरी है ना, 3 दशक होने जा रहे हैं। ये पुराने भारत और नए भारत बदलते हमने देखा। इसलिए मिला जुला के, एक तो आपकी दिलचस्पी इसमें है कि नहीं, हम लोग तो इतने साल से यही भूखते जा रहे हैं। अभी एक बच्ची अभी टीवी डिबेट में थी, क्या नाम है, प्रियंका भारती, उसको कैसे, ये कोई बीजेपी की लेडी थी, ब्रोकन इंग्लिश, गलती से अगर मैं रहता ना तब उसको जवाब देता। बोले हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले तुम ही लोग हो ना। अमित शाह कह रहे हैं कि देश में वैसे हालत करेंगे कि इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी। हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं। तो आप इतना पटर पटर अंग्रेजी का है बोल रही हो? पहले अमित शाह से परमिशन लेके आओ।
तो इस खेमे में मत रहिए। और आज न कल जो मैं कह रहा हूं, देखिए हमारा जो होना होगा, चलिए हम आपके भरोसे हैं भी नहीं, लेकिन जब तक ये जन आंदोलन में तब्दील नहीं होगा, आप समझ रहे हैं कि चिट्ठी लिख देने से, मेमोरेंडम लिख देने से ये समस्या का समाधान होगा? हजारों चिट्ठियां मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन, यहां वहां हजारों चिट्ठियां लिखी होंगी। आगे देखिए मेरे यहां 10 फाइल पड़ी हुई, कहीं आपकी सुनवाई नहीं है। तो इलेक्शन के समय मैंने एक बार शपथ दिलवाई थी ना कि भाई बाप रिश्तेदार भी खड़ा होगा तो इन लोगों को वोट मत देना। ये सारे सवाल राजनीतिक सवाल है। नेताजी बैठे हुए यहां पे, संसद में ही डिबेट होगा ना, इस पे संसद में ही डिबेट होगा, बिल वहीं पास होंगे, वहीं पास होंगे। तो इस पे बहस जरूरी है। और मेरी तो अब मेरी समझ में आ रही 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। वो सरकार झुकी है तो सिर्फ जन आंदोलन से। आपके नेता जो है ना आराम से यहां पे घूमेंगे, जब तक आप कुरेदेंगे नहीं ना तब तक अपना बच्चा का इंतजाम सब कर लिया है। सुन लीजिए बात, अपने बच्चे का इंतजाम नेता लोग कर चुका है। जब तक आप उसको झकझोरेंगे नहीं, गांव 27,000 स्कूल सोशल मीडिया पर तैर रहा है, हजार स्कूल, कौन से स्कूल बंद हो रहे हैं जो वही पिछले 50-60 साल में खोले गए थे। तो इतनी क्लैरिटी नहीं है कि सांपनाथ है तो नागनाथ है तो ये है तो वो है। संविधान तो अभी भी है, तो छीना क्यों जा रहा है? अब तो वो पहले तो था बूथ लूट लेता था सब, उसके बाद ईवीएम पकड़ा गया, अब तो आपका वोटबंदी हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचा। जाइए सड़क पे संघर्ष के अलावा एकदम संवैधानिक तरीके से कोई रास्ता है तो कोई साथी मुझे उठ कर बता दे, मैं उनको सलाम कर दूंगा। मैं तो अभी कह रहा था अनिल से कई बार कि पता नहीं, अब लगता है हम लोग अपना रिसर्च करें, किताब लिखे, ज्यादा बेहतर काम है। नेता लोग का काम नेता लोग के हवाले छोड़ देना चाहिए। और एक चलते चलते कोलिजम पे और बात, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसका एक कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया है दूसरे कॉलेजियम उसको एक्सेप्ट ना करे? आईबी की रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं होती है? ये भी संभव है ना कि एक कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया और दूसरा कॉलेजियम उसी को दोबारा अप्रूव कर दिया। अब मेरे में विश्वास नहीं तो कुछ दिन ठहर जाओ, पता लग जाए। ये शोध का विषय है ना कि अतीत में भी कितने ऐसे कॉलेजियम में जो है जजेस का नाम रिजेक्ट हुआ और दूसरा कॉलेजियम आया उसको अप्रूव कर दिया। तो चूंकि पिछले सेमिनार में इस पर चर्चा हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि वहां भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर जगह चाहिए, लेकिन जहां पे सबसे पहले लाखों लाख है ना वहां पे भिड़िए, नहीं तो स्कूल के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अंबेडकर का नाम नहीं लीजिए, लोहिया का नाम नहीं लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बाबा साहब के नाम पर दुकान चलाने से बेहतर है बाबा साहब का नाम लेकर उनके नाम पे उल्टा काम मत करो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। कहां शिक्षित बना, कितना स्कूल यूनिवर्सिटी, कुछ आपका तो कुछ है ही नहीं। आपके नेता लोग भी जाकर कुछ अपना अपना प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल लिए, तो उनको क्या दिक्कत है? लेकिन बारी उनके भी आएगी, उनकी भी आएगी। तो मुझे लगता है ज्यादा वक्त ले लिया, बात मेरी कड़वी लगे तब भी कोई बात नहीं, मुझे जो कहना है कहना ही है। स्कॉलरशिप देखिए, यहाँ एक बच्ची है, उसका भाई उसको जाना है विदेश, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, है ना। वहां साहब कागज लेके आए हैं, दिखा रहे थे, मुझे पता है, लेकिन इस समाज में मांग नहीं है कि उसका बेटा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़े। उस समाज में अपना बेटा को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता है, वकील नहीं बनाना चाहता है। ये वकील, अच्छा वकील बनने के लिए 15 साल प्रैक्टिस करनी होगी। एक अच्छा स्कॉलर बनने के लिए 20 साल लगातार पढ़ना पड़ेगा। इतना शॉर्टकट, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, वकील बन ही नहीं रहा। मैं एक बार सवाल पूछा कि मैं भारत के एलीट कॉलेज में पढ़ाता हूं, तथाकथित जो लोग कहते हैं नंबर 1 कॉलेज, तो जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली कैंपस सब बना है, तब से SC ST के तो
हजारों हजार बच्चे स्टीफेन सिंधु, SRCC, LSR तमाम कॉलेज में पढ़े होंगे, गए किधर? एक ना यहां अमर्त्य सेन बना, न एक रोमिला थापर बना, न एक आर्य शर्मा बना, न एक नामवर सिंह, कुछ तो बना नहीं। तो 70 साल की यही अचीवमेंट है। बाबू का बेटा बाबू बना, तो 60 साल रिटायरमेंट के बाद जो एनर्जी कम पड़ जाती है। आप लड़ रहे हैं तब भी ठीक है, स्वागत है, लेकिन ये तो इंटेलेक्चुअल बैटल है ना, ये बुद्धि की लड़ाई है। हमारे पास लिमिटेड लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में एडिटोरियल लिखें कि या तो सरकारी नौकरी खाली वही करना है, और उसके बाद अरे स्कॉलर्स पैदा करो ना, अच्छे वकील पैदा करो, तब क्लेम करो कि जज बनाएंगे। और एक वकील को बनने में 15 साल कम से कम लगते हैं। कितने लोग यहां तैयार हैं कि नहीं 15 साल हम स्ट्रगल करवाएंगे, पढ़ाएंगे? और खासतौर से जो इंग्लिश स्पीकिंग दलित बैकवर्ड्स है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने बच्चों को अपने प्रोफेशंस बनाए? CA बनाए, वकील बनाए? नहीं बनाए। सबको मैं आता मेरे बोले हजारों हजार मतलब बच्चे पढ़ाए हैं, तो सब कहां गए? स्टीफेंस वाले बच्चे कहां गए? वहां वाले कहां गए? तो कुपढ़ अनपढ़ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। कुछ लोग नेता बन सकते हैं, कुछ लोग हैं। एजुकेशन खत्म, सब खत्म, मिडिल क्लास खत्म, नौकरी खत्म, मिडिल क्लास खत्म, जाके अपना जो है ना बोलबम करते रहना और हुक्मरान बनेंगे, आलतू फालतू के नारे में कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यही सब करते रहो। और तब तक उधर नीचे से सारे स्कूल कॉलेज सब हटा दिया, सब प्राइवेटाइज हो रहा है, बंद हो रहे हैं। और इसमें कहीं कोई इतने सारे सेमिनार होते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि दिन भर दलित डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन। इतने सारे बहुत संगठन वाले हैं, लाखों लाख चंदा वसूलते हैं। एजेंडा एजुकेशन 21st सेंचुरी का एजेंडा क्या होगा? तो सारा एनर्जी लगा हुक्मरान बनने में, अब ब्राह्मणों को विदेश भेजने में। गांव का एक ब्राह्मण तो हटा नहीं सकते हो, है ना? अभी यादव जी का उधर क्या हाल किया देखा ही तुमने। तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। बाबा साहब ने कहा था कि हमें रूलिंग कम्युनिटी बनना है, रूलिंग इंडिविजुअल नहीं बनना है। रूलिंग कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे नेताओं को भी नहीं समझ में आता होगा। भाई मालिक टिकट दे दीजिए, किसी तरह जीत जाए, इधर उधर करके डंडी उंडी मारते रहे, उतना ही करना है। पार्लियामेंट में बहस क्यों करना है, सरकार को घेरना क्यों? शुक्रिया। जय नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।